ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है आपका जो है आप मान सकते हैं कि क्लास 9th का बेसिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक केमिस्ट्री ना कहें, टॉपिक वाइज केमिस्ट्री चल रहा है। इसका आप लेक्चर नंबर 2 मानिए। लेक्चर नंबर 1 पढ़ाया जा चुका है, ये लेक्चर नंबर 2 है। और लेक्चर नंबर 1 में आपने ये सब चीजें पढ़ा है, पदार्थ के बारे में, और पढ़ा है आपने कि वहाँ द्रव्यमान और भार में क्या फर्क है। उसके बाद आपको उसमें ये बताया गया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटे छोटे कण, जो पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वो छोटे छोटे कण ठोस के हो सकते हैं, द्रव के हो सकते हैं, या गैस के हो सकते हैं। यही से चर्चाएं होंगी। डिफरेंस बस यही है कि जो ठोस के कण होंगे पास पास होंगे, द्रव के कण जो होंगे दूर दूर होंगे, और जो गैस के कण होंगे हाँ वो सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। इन दोनों की तुलना में वो और अधिक दूरी पर पाए जाते हैं। अब देखो इसी के आधार पर क्या क्या व्याख्याएं की जाएंगी। तो पहली व्याख्या क्या होगी, एक शब्द है बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। ध्यान दे, एक वर्ड है उसको बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? अंतराण्विक स्थान कहते हैं पदार्थ के कणों के बीच की जो दूरी है, या पदार्थ के कणों के बीच में जो देखो दूरी है ना, तो इनमें क्या थोड़ी खाली जगह दिख रही है आपको, यहाँ भी खाली जगह दिख रही है, यहाँ भी खाली जगह दिख रही है। तो जो पदार्थ के कणों के बीच में जो आपको रिक्त स्थान दिखता है, खाली जगह दिखती है, उसी को आप क्या बोलते हैं? अंतराण्विक स्थान। मैं लिख दे रहा हूं एक लाइन का कि अंतराण्विक स्थान क्या है? पदार्थ के कणों के बीच पाया जाने वाला रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच पाया जाने वाला रिक्त स्थान क्या कहलाता है? अंतराण्विक स्थान। आपसे ये पूछा जाएगा इनमें अंतराण्विक स्थान का क्रम क्या हो? क्रम का मतलब किसमें अंतराण्विक स्थान ज्यादा होगा और किसमें अंतराण्विक स्थान कम होगा। ऐसा नहीं पूछता है, ऐसा पूछता है कि इनको अंतराण्विक स्थान के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, इनको अंतराण्विक स्थान के घटते हुए क्रम में लिखो। अभी मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं कि जब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखने को कहा जाए या घटते हुए क्रम में लिखने को कहा जाए, कोई भी और कहीं भी आप लिख रहे हो बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम, उसमें आपको क्या सावधानी देनी चाहिए, बरतनी चाहिए। आप देखिए घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में आप किस प्रकार के चिन्हों का यूज करते हो। आप किस प्रकार के चिन्हों का यूज करते हो। ये देखो अगर ऐसा है, दो वस्तु ए और बी लिखी है, इसका मतलब ए को बड़ा मानेंगे, बी को क्या मानेंगे? छोटा। अगर वही ऐसा लिखा हो, बी और ए लिखा हो, तो आप बी को बड़ा मानेंगे और ए को क्या मानेंगे? छोटा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि आप घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में क्या सावधानी रखेंगे। देखो यदि आप घटता हुआ क्रम लिख रहे हैं, यदि आप घटता हुआ क्रम लिख रहे हैं तो उस केस में कैसे लिखेंगे आप? घटता का मतलब कम होता जाए। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, जिस विशेष बिंदु की बात कर रहे हैं, अगर वहां से कम होने के चांसेस दिख रहे हैं तो घटता क्रम रहेगा। जैसे एग्जांपल
जैसे ए बी व सी तीन वस्तुएं हैं, जिसमें सी सबसे बड़ा है, बी थोड़ा इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, और सबसे छोटा ए है। अब आपसे कहा जाए इन तीनों को बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, कोई भी क्रम कह सकते। मान लीजिए आपको घटता हुआ क्रम बोले, ध्यान दें आप, घटता हुआ क्रम बोले, घटता हुआ क्रम, तो घटता हुआ क्रम का मतलब है सबसे पहले आपको बड़ी वस्तु लिखनी है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, तब ये घटता क्रम होगा। घटता का मतलब घटना चाहिए। और कब घटेगा? जब सबसे बड़ा वाला पहले लिख दो, उसके बाद सब छोटे ही रहेंगे। सबसे बड़ा वाला यदि पहले लिख दिया जाए, उसके बाद तो छोटा ही लिखेंगे, ये घटता क्रम हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले सी लिखोगे जो सबसे बड़ा है, उसके बाद बी लिखेंगे आप, उसके बाद ए लिखेंगे। अगर यही बढ़ता हुआ क्रम बोलते, घटते हुए क्रम में सबसे बड़े वाले को पहले, उससे छोटे वाले को उसके बाद, उससे छोटे वाले को उसके बाद, ऐसा लिखा जाता है। और बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे वाले को सबसे पहले, फिर उससे बड़े वाले को उसके बाद, उससे बड़े वाले को उसके बाद बढ़ना चाहिए। तो यदि इसी का आप बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, इसी का आप बढ़ता हुआ क्रम लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे छोटा ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी। ये तो लिख लेंगे। इसको लिखने के अलावा यदि आप इन दोनों प्रकार के चिन्हों का यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? पहले तो आपको ये छोटी पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि घटते हुए क्रम में सबसे बड़े वाले को सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटे वाले को, उसके बाद उससे छोटे वाले को, और बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटे वाले को सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़े वाले को, उसके बाद उससे बड़े वाले को, ऐसा लिखना है। इसके अलावा अगर आप चिन्ह का यूज करते हैं तो देखो, चिन्ह हमेशा उसकी तरफ खुलेगा, चाहे घटता क्रम हो चाहे बढ़ता क्रम हो। चिन्ह या कह सकते हैं इसका मुंह उधर ही खुलेगा जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए सी और बी में कौन बड़ा है? सी बड़ा है, घटता क्रम है, ठीक है, सी बड़ा है, ऐसा रहे। बी और ए में बी बड़ा है, ऐसा चिन्ह यूज करेंगे। भाई मुंह उधर ही खोल लेंगे आप, इसका मुंह उधर खुलेगा जो बड़ा होगा, चाहे कोई भी मामला रहे, कोई भी पॉइंट रहे, ठीक है। जैसे यहां बात करें तो देखो ए और बी में कौन बड़ा है? बी और सी में। यही थोड़ा ध्यान दें, चिन्हों का यूज आपको बहुत ही सावधानी से करें। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए से बता रहा कि आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम को कैसे लिखें और इस चिन्ह का यूज कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट किस बात की है? यहाँ किस बात को प्रदर्शित किया जा रहा है? वो है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। अगर अंतराण्विक स्थान का अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान का क्रम क्या होगा? जो अंतराण्विक स्थान है वो गैस में सबसे ज्यादा है। अगर मैं घटता क्रम लिखूं तो गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम द्रव में, और उससे कम क्या है? ठोस में। तो कैसे लिखेंगे आप? सबसे कम, सबसे अधिक गैस में है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद किस में है? ठोस में। और यहाँ मुख कह सकते हैं, चिन्ह क्या होना चाहिए? चिन्ह आपका ऐसा होगा, ये बड़ा, इसके बाद ये बड़ा। अंतराण्विक स्थान के मामले में ये ज्यादा है, उसके बाद ये है, और उससे कम ये है, ठीक है। तो ये क्या होगा? अंतराण्विक स्थान का घटता हुआ, ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है।
मैं यहां लिख दे रहा हूं घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं। अगला बोलता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल का मतलब है कणों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच में कार्य करने वाले आकर्षण बल को आप क्या नाम देते हैं? अंतराण्विक बल। अंतराण्विक स्थान क्या है? इनके बीच का जो गैपिंग्स है, कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है, वो है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक बल क्या है? कणों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण बल। ठीक है, तो ध्यान दें आप। अगला है अंतराण्विक बल। क्या है भाई? पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच, कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल। आकर्षण बल। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मन में ये रखिए आप कि आकर्षण बल, आप ये जानते हैं कि यदि कोई दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है तो पास आएंगी। आकर्षण का मतलब वो पास आएंगी। अगर वो आकर्षण, उनमें आकर्षण नहीं है तो क्या रहेंगी? दूर। आप ये जानते हैं कि आकर्षण है तो पास आएंगी, आकर्षण नहीं होगा तो दूर ही रहेंगी। इसी को ठीक उल्टा भी समझें कि यदि कोई दो वस्तुएं पास हैं, इसका मतलब उनमें आकर्षण बल ज्यादा है, ये भी समझना। इसी बात को उल्टा समझना, यदि कोई दो कण या दो वस्तुएं पास पास हैं, इसका मतलब उनमें आकर्षण ज्यादा है। यदि कोई दो वस्तुएं दूर दूर है, इसका मतलब उनमें आकर्षण कम है। ये दूसरे तरीके समझना। तो आप क्या देख रहे हैं कि ठोस के कण पास हैं, द्रव के कण थोड़े से दूरी पर हैं, और गैस के कण और भी ज्यादा दूरी पर हैं। तो आप इनके संबंध में क्या कहेंगे कि यहाँ आकर्षण बल ज्यादा है क्योंकि कण बहुत पास पास है, यहाँ थोड़े से दूरी पर है, आकर्षण बल थोड़ा सा कम है, और यहाँ आकर्षण बल सबसे कम है। तो यदि बोल दे कि आकर्षण बल का मतलब यही समझे अपनी भाषा में, अंतराण्विक बल। अगर इसी के घटते क्रम में लिखा जाए, घटते क्रम में, तो अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो जो अंतराण्विक बल का क्रम होगा वो सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें है? उससे कम कहें, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। ये भी कौन सा क्रम है? घटता हुआ क्रम, घटता क्रम। गैस में ध्यान दें, जो गैस में अंतराण्विक बल मतलब आकर्षण बल बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब लगभग न के बराबर, आप मानो नहीं होता। न के बराबर का मतलब नगण्य, उसको नगण्य बोलते हैं। यदि किसी वस्तु को छोड़ा जा सके, उसको न माने, तो उसको आप नगण्य मान सकते। चलो नहीं है, हो फिर भी माना जाए कि नहीं है, तो बोलेंगे नगण्य, न के बराबर। मतलब उसके आने से या हटने से कोई बहुत खास फर्क पड़ने वाला, नगण्य का मतलब नहीं मानने आप। यही है कि यहाँ जो अंतराण्विक बल होता है मतलब गैस में नगण्य होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वो है गतिज ऊर्जा। आप ये जानते होंगे शायद यार,
बताइए गति गति कौन ज्यादा करता है? गति ठोस, द्रव, गैस तीनों में गति करने की क्षमता गैस में ज्यादा होती है। ये आप पढ़े भी होंगे यार। जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस में अधिक होती है, उससे कम द्रव में, और उससे कम किसमें? ठोस में। ठोस गति नहीं करता है। द्रव वगैरह थोड़े कर लेते हैं, गैस वगैरह कर लेते हैं, लेकिन ठोस का आप पास पास होने की वजह से वो गति नहीं कर पाता, भाग नहीं पाता। हाँ, बंधे रहते हैं, जा नहीं पाते। लेकिन गैस के कण तो दूरी पर है, कहाँ बंधे हैं, आराम से गति करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं। तो ये गतिज ऊर्जा का क्रम हुआ, घटता क्रम। इसके बाद अगला है आपका, वो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसका ठीक उल्टा होता है। गतिज ऊर्जा का उल्टा क्या लिखेंगे? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बताइए वो किसमें ज्यादा होगा? ठोस। जो गति नहीं करेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी, ये जान लीजिए आप। तो गतिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में, और सबसे कम किसमें? गैस में। ये घटता क्रम है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं? पांचवा पॉइंट। देखो मैं घनत्व की थोड़ा बढ़िया चर्चा करता हूं। घनत्व क्या है? घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी, और डी से दिखाते हैं इसको, स्मॉल डी। घनत्व को डेंसिटी कहते हैं और स्मॉल डी से दिखाते हैं। और घनत्व का फार्मूला होता है डी बराबर एम बाई वी। शायद आपने पढ़ा हो यार। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। ध्यान दें, जो घनत्व है उसका फार्मूला है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो घनत्व है दो चीजों पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे और किस पे? आयतन पे। आप अपने समझ के लिए आप इसको मतलब ये समझो, घनत्व जो है इस पे सीधा डिपेंड करता है। सीधा का मतलब अगर वो बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा, वो घटेगा तो, हाँ ये समझिए कि घनत्व द्रव्यमान पे सीधा निर्भर करता है, डिपेंड करता है। और आयतन पे उल्टा। उल्टा का मतलब अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? यही समझना है कि द्रव्यमान के साथ सीधा रिलेशन है इसका, घनत्व का। कि अगर कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान बढ़ रहा है, जैसे आपके सामने 10 किलो की वस्तु रखी गई और 20 किलो की वस्तु रखी गई, आपसे पूछेगा कि इसमें किसका घनत्व ज्यादा है, तो आप भाई जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उसका घनत्व ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आयतन की साथ बात हो जाए, आयतन की बात हो जाए, तो उस केस में जिस वस्तु का आयतन ज्यादा होता है उसका घनत्व क्या रहता है? कम। ठीक है, आप ये समझो, आपसे पूछा जाएगा कि ठोस, द्रव, गैस में तीनों में किसका आयतन ज्यादा हो। एक और पॉइंट की बात करूं, यहाँ देखो एक पॉइंट आ जाएगा, पांचवा आ सकता है। इतना तक आज बना। एक पॉइंट है मैं यहां कर रहा हूं, आयतन। आयतन का जो क्रम होता है सामान्य केस में, सामान्य केस में जो आयतन का क्रम होता है वो गैस का ज्यादा होता है। आयतन गैस ज्यादा जगह घेरता है ना, गैस में स्पेस ज्यादा है, ज्यादा दूरी पर ज्यादा जगह घेरेगी। अगर कणों के बीच की दूरी अधिक है तो ज्यादा जगह घेरेगा, पास पास कम जगह में आ जाएंगे। तो जगह ही को तो आयतन है, घेरा गया स्थान ही क्या है? आयतन। तो आयतन किसका ज्यादा होता है? गैस का ज्यादा होता है।
उससे कम द्रव का, और सबसे कम किसका, ठोस का। तो अच्छा इस हिसाब से बताइए घनत्व का क्या क्रम होना चाहिए। घनत्व का आयतन का क्रम क्या है कि ठोस का गैस का आयतन ज्यादा है, उससे कम द्रव का है, उससे कम ठोस का है। तो आयतन के हिसाब से अगर आप घनत्व का क्रम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। हाँ, ठोस का घनत्व ज्यादा होगा, आयतन का उल्टा तो है, जिसका आयतन कम उसका घनत्व ज्यादा। तो ठोस का आयतन कम है तो ठोस का घनत्व ज्यादा होगा, गैस का आयतन ज्यादा है तो गैस का घनत्व क्या होगा, कम। ये समझें आप कि जिस वस्तु का आयतन ज्यादा होता है उसका आयतन ज्यादा होता है, घनत्व कम होगा। तो यहाँ जो घनत्व का क्रम लिखेंगे वो सबसे कम या सबसे ज्यादा किसका होता है, ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। किसके हिसाब से, आयतन के हिसाब से देखें कि भाई जब गैस का आयतन ज्यादा है, जिस वस्तु का भी, ये नोटिस कर लो, जब दो वस्तुएं हो, एक वस्तु का आयतन, एक वस्तु ज्यादा जगह घेर रही है, एक वस्तु कम जगह घेर रही है, तो जो वस्तु कम जगह घेरेगी उसका घनत्व ज्यादा होगा, और जो वस्तु ज्यादा जगह घेरेगी उसका घनत्व क्या होगा, कम। ये चीज आप नोटिस किए रहे। ये घनत्व का घटता क्रम है। कौन सा क्रम है, घटता। आराम से इतना लिखिए, फिर आगे चर्चा है। ध्यान दें आप। अब मैं थोड़ा सा कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करता हूं, ठीक है, या ऐसा बोले, हेडिंग कर लें आपकी, पदार्थ के कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों में क्या क्या गुणधर्म होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अगला पॉइंट कि पदार्थ के कणों में जो है, आप ऐसा बोले ना कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है। अगला बोलेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला पॉइंट ये होगा कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ये 3 पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए। थोड़ा मैं इनकी चर्चाएं कर लूँ, ठीक है, कि अगला पॉइंट आपका क्या होगा। हालांकि मैं सब पढ़ा चुका हूं, चाहूँ तो ना लिखाऊं, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, थोड़ा मैं इनको लिखा, समझा के लिखा देता हूं। क्या है, हेडिंग है पदार्थ के कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों के गुणधर्म कौन कौन से गुण है। एक गुण है कि पदार्थ के कणों, ऐसा देखिए, पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। पदार्थ के कणों के बीच, अभी तो आपने इसे मान लिया कि रिक्त स्थान होता है। अगर आपसे कोई के बताओ प्रूफ करके कि हाँ यहां दिखाओ कि यहां रिक्त स्थान है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, कोई एक्सपेरिमेंट करके बताओ। एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट दिया है इसका, मैं समझा रहा हूं। फिर अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल,
और अगला पढ़ेंगे आप पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा, ये 3 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जिनकी चर्चाएं करनी है। आपने ऐसा कहा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। कोई बोले एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, तो इसको एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि आप ना ऐसे ग्लास ले लीजिए, कोई भी ग्लास ले लो या कोई भी वस्तु ले लें आप, कोई भी, उसमें भर दो पानी। मान लो यहां तक पानी भरा हो, तो यहाँ पे निशान लगा दीजिए जहां तक पानी आपने भरा है, पूरा भर दो, का दिक्कत पूरा, चलो अच्छा मान लो पूरा भर दिया, हमने पूरा पानी भर दिया। अब इसमें थोड़ा भी जगह नहीं, पूरा भर चुका है। लेकिन इसके बाद अगर आप इसमें चीनी डालिएगा, बूंद बूंद, मतलब कुछ कण, चीनी के कुछ कण एक एक करके डालिए, तो आप देखिएगा, आप ये देखेंगे ऐसा करने पर कि चीनी के कुछ कण बारी बारी से करके डालने पर इसका जगह, ये पानी बाहर निकलना चाहिए लेकिन निकलता नहीं, निकलेगा नहीं। क्योंकि जब भाई कोई भी कण जाएगा तो जगह बढ़ेगी ना, कण जाएंगे स्थान घेरेगा, जब स्थान घेरेगा तो इसको बाहर निकलना चाहिए, स्थान मिल नहीं पाएगा। जब भाई चीनी का कण जाएगा, नॉर्मल फंडा क्या है, इसका जगह खत्म है, स्थान खत्म है। अब जब कोई कण जाएगा वो भी स्थान घेरेगा, तो स्थान बढ़ना चाहिए, स्थान बढ़ नहीं रहा, फिर पदार्थ कहाँ निकल जाएगा, बाहर, पानी वगैरह बाहर निकल जाएंगे। रूल से निकल जाना चाहिए, हमारी सोच के अनुसार निकल जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या घटना होती है आप ये करके देख सकते हैं कि चीनी के कुछ कण डालने पर पानी का, मतलब थोड़ा भी पानी बाहर नहीं निकलता, पानी का लेवल बढ़ता ही नहीं, पानी का लेवल जो है वो बढ़ता ही नहीं है। अब कोई आपसे कहे फिर वो कहाँ जा रहा है, जो चीनी के कण है वो जा कहाँ रहे हैं, जानते हैं? जो जल के कण है, आपने कहा तो है ना कि पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो वास्तव में जो चीनी के कण डाले जा रहे हैं वो जल के कणों के बीच में रिक्त स्थान है। जल के कणों के बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। उसी में जैसे मान लो जल के कण ऐसे हैं, जल के कण ऐसे हैं, इनके बीच में रिक्त स्थान होते हैं, इनके बीच में क्या होते हैं, रिक्त स्थान। इसी में जो चीनी के कण होते हैं वो समाहित हो जाते हैं, तो स्थान खाली था वो भर रहा है, तो इससे पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं। जब स्थान नहीं होगा तो न बढ़ेगा लेवल, ऑलरेडी वहां स्थान है, तो वहीं पे जाके चीनी के कण समाहित हो जाते हैं। और आप इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। और आप हमेशा के लिए ये नहीं कह सकते कि पानी बाहर निकलेगा ही नहीं, पानी बाहर निकल सकता है। पानी तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक इसके बीच का रिक्त स्थान भर ना जाए। अगर आपने उतने कण डाल दिए चीनी की, उतने कण डाल दिए जितने कणों से इसका पूरा रिक्त स्थान भर सकता है, तो भर जाएगा। उसके बाद यदि डालेंगे चीनी के कण, फिर पानी कहाँ निकलेगा, बाहर। रिक्त स्थान भर जाने के बाद फिर पानी बाहर निकलेगा। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये रिक्त स्थान गैस में सबसे अधिक और ठोस में क्या होता है, सबसे कम। ये लिखने हम फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, आप पहले से जान चुके हैं सब। आप यही लिखेंगे
कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी स्थान को आप क्या बोलते हैं? अंतराणविक स्थान। मैं नहीं बोल रहा, रिक्त स्थान होता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे, चलो कह दे रहा हूं, अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान कहा जाता है। अंतराणविक स्थान, अंतराणविक स्थान ठोस गैसों में सर्वाधिक, गैस के कणों में सर्वाधिक तथा ठोस के कणों में न्यूनतम, न्यूनतम का मतलब कम से कम होता है। कितना लिखें आप? थोड़ा सा कितना लिखें? तो ये आप क्लियर है? अच्छा, मैं थोड़ा इसको समझाऊं, एक्सपेरिमेंट द्वारा समझाऊं। जैसे मान लो ग्लास ही लिया, ये तो क्लियर है आप कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान है। पर देखना हो तो देख लो वही एक्सपेरिमेंट करके। कई पिक्चरों में इस एक्सपेरिमेंट को सिक्का से दिखाया है। मैंने पिक्चर देखा है, मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन उसमें ना ऐसे सिक्का, पानी भरा है, ग्लास में पूरा पानी भर दिया है, फिर इसमें सिक्का डाला है। सिक्का डालते हैं और पानी बाहर नहीं आता। पानी क्यों बाहर नहीं आता? क्योंकि इसके कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान, जिसमें कौन समाहित होता है? सिक्का। ये बात है। अच्छा, मैं अगले एक्सपेरिमेंट, मतलब इसकी बात करूं, इस पॉइंट की, पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। कैसे प्रूफ करें, कैसे समझें? आप ना, एक ग्लास है, इसमें पानी भर दो, मान रहा हूं, पानी भरने के बाद फिर यही पानी फेंक दो बाहर, पानी फेंक दो बाहर। पानी बाहर फेंकने के बाद क्या पानी के, जल के कोई भी कण पानी ग्लास में नहीं रहते हैं? और नहीं देखा है आपने? पानी जब बाहर फेंकते हैं तो कुछ पानी यहां नजर आता है ना, उसी की बात कर रहा हूं। कुछ पानी के कण रहते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि पहले से ही थे, जब आपने पानी डाला उसी में कुछ कण वहां रह गए और बाहर निकल गए और सब। तो यही मैं बात कर रहा हूं कि जब आप पानी को बाहर फेंकते हैं तो कुछ कण उसकी ग्लास या जो वस्तु आपने ली है उसकी सतह से चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती? क्या वो बाहर क्यों नहीं गए? कि ये कण बाहर क्यों नहीं गए? क्योंकि वो ग्लास की सतह से चिपक गए। अब वो ग्लास की सतह से क्यों चिपक गए? क्योंकि जल के बीच में और इसकी कण, कह सकते हैं इस ग्लास के कण, ग्लास जो कि ठोस मान लो आप, यहां मान लो, क्या कुछ ही मान सकते हैं आप, कि ग्लास के बीच में और जल के कणों के बीच में क्या कार्य करने लगा है? आकर्षण बल। इस वजह से बाहर नहीं गया। जल के जो कण ग्लास के कणों से आकर्षित नहीं हुए थे वो बाहर चले गए, जो आकर्षित हो गए वो बाहर नहीं गए। फिर आपको ऐसा नहीं कि वो नहीं हटेंगे, फिर आपको प्रेशर से हटाना पड़ेगा, कोई कपड़ा लेके उसको हटाना पड़ेगा। हाँ, बल लगाएंगे तब वो छोड़ेगा। तो आप ये भी जान गए, आपने इस एक्सपेरिमेंट से यही सीखा
कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल। आसान भाषा में समझ लिया आपने। अब वही बात करें, फिर आप ये जान चुके हैं कि आकर्षण बल कहाँ ज्यादा होता है। अगर दो ठोस के कण है तो वहां ज्यादा रहेगा, द्रव में थोड़ा कम रहेगा और गैस में थोड़ा और कम, मतलब न के बराबर। ठीक है, तो यही बात है कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच में कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है जिसे अंतराण्विक बल कहा जाता है। अंतराण्विक बल कहा जाता है। लिख सकते हैं यह अंतराण्विक बल, यह अंतराण्विक बल ठोस के कणों में सर्वाधिक, ठोस के कणों में सर्वाधिक तथा गैस के कणों में न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट क्या है, गतिज ऊर्जा। आप यहां क्या लिखेंगे कि पदार्थ के कणों में, पदार्थ के कण निरंतरतः गति करते हुए पाए जाते हैं, अर्थात इनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। भाई गति के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। ये परिभाषा है। आप ये लिखेंगे कि पदार्थ के कण निरंतरता का मतलब जानते हैं, कंटिन्यू। हाँ, ये शब्द का मतलब है निरंतरता गति करते हुए पाए जाते हैं, अर्थात इनमें क्या पाई जाती है, इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। यह गतिज ऊर्जा गैसों में सर्वाधिक, गैस के कणों में सर्वाधिक, गैस के कणों में, या गैसों में ही लिखना, ठीक है, गैसों में सर्वाधिक तथा ठोस के कणों में न्यूनतम पाई जाती है। ठीक है, तो आपने यही सब सीखा है। आज के वीडियो में क्या सीखा आपने कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान देखा, अंतराण्विक बल देखा, और क्या देखा आपने कि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा देखा आपने,
उनके कणों की, पदार्थ के कणों की स्थितिज ऊर्जा देखा आपने, और घनत्व देखा आपने, आयतन देखा आपने, ठीक है। इन सभी की चर्चाएं हुई आज। तो आज जो है, जो आपको पढ़ाया गया आज के लिए, आज के वीडियो में, आप उसको रिवाइज करेंगे घर पे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप उसमें पढ़ेंगे कि पदार्थ को कैसे बांटा गया। पदार्थ में भी आप जो है पदार्थ को ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ा, अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि पदार्थ कितने प्रकार के हो सकते हैं, पदार्थ को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। पदार्थ का वर्तमान समय में, मॉडर्न में, पदार्थ को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पदार्थ का, या ऐसा कहें, पदार्थ का 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक होता है भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में आप पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते हो, ठोस, द्रव, गैस। 2 और हैं, एक है प्लाज्मा, प्लाज्मा का नाम शायद आपने सुना हो, नहीं सुना है, ठोस, द्रव, गैस। एक है प्लाज्मा, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इन सब अवस्थाओं की बात, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण और पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण, इन दोनों की चर्चाएं अगले वीडियो में की जाएंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही।